जय हिंद साथियों, मैं ओपी राठौर प्राइम मैथ्स विद ओपी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है एमपी एसबी के जो भी एग्ज़ाम है, हाल ही में वन रक्षक और ये सहायक जेल अधीक्षक जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए चल रहा है टॉप 10 सीरीज। इसमें एडवांस मैथ्स के 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। अभी मैं इसका पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आज ये पार्ट 2 है, यानी सीरीज 2 है। इससे पहले एक सीरीज हो चुकी है। पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा इसका 10 क्वेश्चन का। ये वो 10 क्वेश्चन होते हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में, व्यापम की परीक्षाओं पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जिनसे हम अक्सर बचते हैं या फिर घबराते हैं, वैसे सवालों को हमने लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सर्च कर लीजिएगा मैथ्स विद ओपी राठौर। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको इसी टेलीग्राम में मिलने वाली है, और बाकी क्लास की अपडेट्स भी इसी टेलीग्राम में मिलेंगी। चलिए तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो एल्जेब्रा का है। यहाँ बोला गया कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर n दिया है, x प्लस 1/x बराबर n दिया है, और आपसे पूछा जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, इसको क्या हुआ है, कुछ नहीं। आपसे पूछा जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, यही तो पूछा गया था यहाँ पर। चलिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये होता है n की पावर 3 माइनस 3n, n की पावर 3 माइनस 3n। दूसरी बात और क्या पूछी जा सकती है, अगर आपको दिया है x माइनस 1/x बराबर अगर n दिया है, और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये होता है n की पावर 3 प्लस 3n, n की पावर 3 प्लस 3n। ये दो बातें याद रखना आप। अब मैं आपको बता देता हूँ कि याद कैसे रखना है। बहुत आसान सी बात है भाई, बहुत बेसिक सी बात है। देखो, अगर सवाल में प्लस दिया है और प्लस में ही पूछा है तो n क्यूब माइनस 3n लगा देना, माइनस लगा देना। और अगर सवाल में माइनस दिया है, माइनस में ही पूछा है, तो n क्यूब प्लस 3n लगा देना। बस इतनी सी बात याद रख लेना, आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाओगे। अब यही करना था हमें क्या करना है कि सर x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 3, और मुझे मान किसका बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो ये कितना हो जाएगा, बोले 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। n का मान 3 है तो 3 गुणा 3, n की जगह 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 18, 27 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 18। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आता कहाँ से, कैसे आया, तो मैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ। एक आइडेंटिटी आपके सामने लिख देता हूँ। वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इससे आया है, ठीक है, इस आइडेंटिटी से आया है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस कुछ चीज़ें कट जाती हैं, फाइनली ये बचता है। जैसे मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा ना तो ये सब लिखा जाएगा, लेकिन बाकी सब कट जाएगा, केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचता है यहाँ पर। तो हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना से याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर n पावर 3 माइनस 3n होता है। प्लस के केस में ये माइनस हो जाता है, माइनस के केस में ये प्लस हो जाता है। अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 9, 6 और 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की आपको भुजा बताना है। सर, जब भी हम एक थ्री डायमेंशनल फिगर से कोई दूसरा 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं। इसका मतलब ये था कि सर जो घन का आयतन है वही आयतन किसका है, घनाभ का। वही किसका है, घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन है। सर घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा की पावर 3 होती है, भुजा मैंने ए मान ली तो ए की पावर 3 होती है। जबकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो ए क्यूब ही रहेगा। लंबाई कितनी दे रखी है 9, चौड़ाई 6, ऊंचाई 4। ये किसी भी क्रम में दिए हों, हमें तो गुणा ही करना है इनका, चाहे लंबाई पीछे लिखी हो चाहे पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप इन तीनों का गुणा करते हैं तो 9 × 36,
9 चिंके 54, 54 गुणा 4 करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। आपको पता है ये क्यूब है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 216 का क्यूब रूट, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 होता है। ए का मान कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। ए का मान 6 आ जाएगा। ए मतलब घन की भुजा, ए का मतलब क्या है यहाँ पर घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन प्रोबेबिलिटी के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से है। इसमें भी आपसे पूछा गया कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और प्रत्येक पत्ते के निकालने की संभावना समान है। सर ये होती है, ये बात लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो, प्रत्येक पत्ता निकालने की संभावना बराबर होती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल चेहरे वाला हो, यानी फेस कार्ड हो। तो सबसे पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपने ताश कभी खेला होगा तो आपको पता होगा कि इसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 52। 52 में से अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, बस 1 मिनट में मैं सारी पिक्चर क्लियर करता हूँ, तो इसमें जो 26 पत्ते होते हैं वो होते हैं लाल लाल, ठीक है, और 26 पत्ते होते हैं सर काले। 26 कौन से होते हैं सर काले होते हैं, यानी ब्लैक होते हैं। अगर हम इन लाल की बात करें, मैं पिंक से बना लेता हूं क्योंकि लाल आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। लाल की बात करूं तो 13 जो होते हैं वो होते हैं पान के पत्ते सर, पान, आपको शायद ऐसा देखा होगा दिल जैसा आकार का। और 13 जो पत्ते होते हैं ये होते हैं ईंट, ये कुछ इस प्रकार का होता है, डायमंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, ऐसा। अब अगर इनको डिवाइड करूं मैं काले पत्तों को, तो काले पत्तों में जो 13 पत्ते हैं वो होते हैं चिड़ी के, चिड़ी कुछ ऐसा होता है, और 13 जो होते हैं वो होते हैं हुकुम के, हुकुम ऐसा होता है शायद, ठीक है, लगभग ऐसे ही होता होगा, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, ठीक है, होता ऐसा ही है भाई, ठीक है। आप समझे, ये पान और ईंट के पत्ते, ये चिड़ी और हुकुम के पत्ते, 13 पत्ते हैं। ये 26 लाल पत्ते हैं, 13 लाल भी पान के, वो पान के भी लाल हैं, ईंट के भी लाल होते हैं। अब आपने एक के सुना होगा, आपने क्यू सुना होगा, आपने जे सुना होगा। इस के को बोलते हैं सर बादशाह, और क्यू को बोलते हैं क्वीन मतलब बेगम, और जे को बोलते हैं जैक मतलब गुलाम। ये तीनों की तीनों क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड मतलब चेहरे वाले पत्ते, क्या कहलाते हैं, चेहरे वाले पत्ते। अब के क्यू जे तीन यहाँ होते होंगे कि नहीं पान में, सर 3 ईंट में भी होते होंगे, 3 चिड़ी में भी होते होंगे, और 3 हुकुम में भी होते होंगे। सब जगह ये 3-3 होते हैं, सभी जगह ये 3-3 होते हैं। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे, आपसे एक पूछे कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, कुल मिला के कितने पत्ते हो गए सर, ये 12 हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल कलर के चेहरे वाले पत्ते कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3 और 3, 6। काले कलर के चेहरे वाले पत्ते कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 और 3, 6। टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे सर 12। टोटल पत्ते कितने होते हैं 26, 26 में से लाल, सॉरी टोटल 52, 52 में से 26 लाल और 26 काले। लाल में से 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के होते हैं। काले में से 13 चिड़ी के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं। इनको क्लब और स्पेड बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हर्ट और डायमंड। अब मुझे प्रायिकता किस बात की निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि कैसा हो सर, फेस कार्ड हो, फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि टोटल आउटकम कितने, बोले 52 पत्ते हैं, और फेवरेबल कितने हैं मेरे, बोले लाल कलर के कितने होते हैं, 3 और 3, 6, तो 6/52 यानी कि 3/26, 3/26। मैं चाहता तो 10 सेकंड में इसका आंसर एक लाइन में लिख सकता था। बस आपको ये पूरा चार्ट बना के इसलिए बताया कि अगर इससे पहले आपको नहीं पता था तो आप ये बात जान लें कि पहले फेस कार्ड होता क्या है। मैं ये बोल के भी बता सकता था के क्यू जे ये 3 फेस कार्ड होते हैं, कुल मिला के 6 होंगे, पर बताना जरूरी था। अगर आपने ये पिक्चर को ठीक से मेमोराइज कर लिया तो ये चीज़ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। चले, जो लोग ताश खेलते होंगे जुआरी टाइप के लोग, उनको तो पता होगा कि ये क्या होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, माध्यिका का क्वेश्चन है। और देखो एमपी आबकारी में पूछा गया, आबकारी भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें पूछा गया है, यानी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई आएगा कि नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे CI मतलब ये दिया है वर्ग अंतराल,
इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और ये जो f लिखा है इसको बोलते हैं आवृत्ति या बारंबारता, आवृत्ति या बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में हम इसमें निकालते हैं CF यानी संचयी आवृत्ति। क्या निकालते हैं? संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे निकाली जाती है? ये 6 को 6 लिखेंगे, फिर इस 7 को इसमें जोड़ के लिखेंगे, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 6 को इस 7 में जोड़ो और यहाँ लिखो 6 और 7 13, फिर 13 को 15 में जोड़ो और यहाँ लिखो 15 13 28, 28 को 16 में जोड़ो तो 34 10 44, फिर 44 में 4 को जोड़ो 48, 48 में 2 को जोड़ो तो 50, और 50 में 10 को जोड़ो फिर यहाँ लिखो तो कितना आ जाएगा? जो भी ये लास्ट वैल्यू होती है इसको बोलते हैं n का मान। किसका? n का मान। तो n का मान कितना आ गया? 60। n की वैल्यू 60 आ गई। इसके बाद हम निकालते हैं n/2 की वैल्यू। सर n/2 बराबर कितना आ जाएगा? 60/2 यानी कि 30 आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूला पहले साइड में लिख दूं। सर माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF/F × I। अच्छा, यहाँ कैपिटल लिखा है, मैंने यहाँ स्मॉल लिख दिया। बात एक ये n ही है, वो चाहे कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल, मैं स्मॉल लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, हम ये जो 30 है ना, ये 30, इस 30 को ढूंढेंगे CF में। कहाँ दिख रही है? तो हमने कहा 6 में नहीं है, 13 में नहीं, 28 में नहीं, 44 के अंदर है। 30 जो वैल्यू है 44 के अंदर ही आती है। तो आप 44 के सामने जाओगे, तो 44 के सामने जैसे ही आप गए आपने देखा 44 के सामने का वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 40। 30 से 40 में जो छोटी वैल्यू है ये L का मान है। किसका मान है? L का मान। और 30 से 40 के आगे जो वैल्यू लिखी है ये F का मान है। बारंबारता वाली लाइन में, F वाली लाइन में जो 30 से 40 के सामने वैल्यू लिखी है वो F का मान है। और फिर मैंने कहा 30 से 40 के पहले वाला वर्ग अंतराल देखो तो वो कितना है? 20 से 30। इसके सामने जो भी CF लिखी होगी ये CF का मान है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फॉर्मूले में CF भी है, F भी है, I भी है, L भी है। तो मैंने L बता दिया, F बता दिया, CF बता दिया। सर I कहाँ से आएगा? I कहाँ से आएगा? मैंने कहा ये जो 30 40 देख रहे हो, 30 40 इनका अंतर कितना होता है? 10। तो I का मान कितना होगा? 10 होगा। आप किसी का भी अंतर देख लो, 0 से 10 में अंतर 10 10 10 10, सबका अंतर 10 है। तो I का मान कितना हो गया? 10। बस फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा। सर L का मान कितना है? 30 प्लस n/2 का मान कितना? डायरेक्ट लिखूं 30 माइनस CF कितना है? 28, F का मान 16 इंटू I का मान 10। ये कितना हो गया? 30 प्लस ऊपर 2 बचेगा बटे में 16 गुणा 10। तो 10 का गुणा करना है, मतलब मैं यहाँ 0 लगा दूँ, 20 हो गया। अब 16 से भाग लगा दो इसमें, 30 प्लस 16 एकम 16, 4 बचेगा 40, दशमलव लगेगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, जोड़ दो 31.25, 31.25 ऑप्शन। क्वेश्चन देखने में लेंदी होगा, अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन होगा तो लंबा तो जरूर होगा, लेकिन करने का तरीका यही है बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब समझ रहे हो? छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये लिखना आता है, CF बनाना आता है, तो मुश्किल से 40 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण y² + 3y + p का एक मूल तो 2 है, तो p का मान बताओ। द्विघात बहुपद क्या है? y² + 3y + p। इसका एक मूल क्या है? 2 है। सर मूल क्या निकलेगा? देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर अचर राशि क्या है? बोले चर राशि y है। तो जो भी वेरिएबल आएंगे वो y के आएंगे। अब ये द्विघात बहुपद है तो y के 2 मान आएंगे, y के 2 मान आएंगे। इसमें से एक मान तो 2 दे रखा है, जो मूल होते हैं उन्हीं को y के मान बोलते हैं। तो एक तो दे रखा है, दूसरा मुझे निकालना है। तो मैंने कहा y का मान 2 है। अगर y का मान 2 है तो वो आपसे दूसरा मूल नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है? इस p का मान बताओ, p का मान बताओ। तो मैंने कहा अगर y का मान 2 है तो मैं यहाँ पुट कर दूं, y बराबर 2 रख दूं। तो मैंने कहा y बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 प्लस p। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका मूल है ना? अगर ये मूल है तो इस पूरे समीकरण को ये 0 बना देगा, बहुपद को 0 बना देगा अगर ये इसका मूल है तो मैंने कहा ये 0 हो जाना चाहिए फिर। तो ये कितना बन गया? 4 + 6 + p बराबर 0। तो p बराबर कितना आ जाएगा? बोले 4 और 6 10, 10 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो P का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब हम P की वैल्यू रख के 10 दूसरा मूल निकाल सकते हैं, एक मूल तो 2 था, दूसरा मूल निकाल सकते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं या रूट ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। हालांकि वो पूछा नहीं था तो मैंने नहीं निकाला। अगला जो क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 21 है। सर बेलन हम समझते हैं, ये बेलन होता है सर, सिलेंडर बोलते हैं जिसको हम, बेलन होता है। ये बेलन की त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई। सवाल में क्या दिया है सर, क्वेश्चन में बोला गया है कि बेलन की त्रिज्या प्लस ऊंचाई दोनों का अगर योग करूं तो वो 21 है। त्रिज्या और ऊंचाई मतलब r प्लस h का मान कितना है बेटा, 21 है। साथ में बोला गया यदि बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह क्षेत्रफल का मान कितना है, 924 है, 924। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर 924। मैंने कहा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि आर और एच मिलाकर 21 है, एग्जैक्ट आर पता नहीं कितना है, तो मैं आर प्लस एच की जगह 21 रख सकता हूँ, इस ब्रैकेट में आर प्लस एच का मान 21 रख सकता हूँ। आपने कहा बिल्कुल 924। अब हमने देखा कि सर ये 7 से 21 3 बार कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, बोले 924 अपनी जगह, ध्यान देना बटे में क्या आएगा 2 गुणा 22 गुणा 3, तो मैं क्या ऐसे लिखूं 22 गुणा 3 दूनी 6 लिख दो इसको, क्योंकि तीनों का गुणा ही करना है मुझे। अब मुझे जब काटना है तो मैं गुणा पूरा क्यों करूं, मैंने कहा 22 से काटो, 22 चौके 88, कितना बचेगा 4, ये भी 44 हो गया, 22 दूनी 44, 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 बार। तो आर का मान कितना आ गया सर 7। बेटा अगर ये बताओ आर का मान 7 है तो एच का मान कितना होगा, 14 होगा कि नहीं, 14 7 21। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन बताओ सर, आयतन वॉल्यूम बताओ। सर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, तो मैंने कहा 7 का स्क्वायर करने की जगह 7 गुणा 7 लिख देते हैं और एच का मान 14 है। अब आप बस इसको काट दो और उत्तर कर दो, 7 से एक 7 कट गया, 22 7 154, ये दोनों का गुणा किया और गुणा कर देंगे 14 का, तो 14 चौके 56, 14 पंजे 70 और 5 75, 14 एकम 14 और 7 21, 2156 इज द सही उत्तर। इसमें है ऑप्शन सी। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना, मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि इजी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप बना लेते होंगे। हमें वो अच्छे क्वेश्चन पर ही कमांड करनी है, इजी क्वेश्चन तो सब बनाते हैं, आपके साथ साथ वो सामान्य बच्चे भी बना रहे होंगे। सिलेक्शन लेने वाले और नहीं लेने वालों में बस इतना सा ही फर्क होता है बेटा, है ना। अच्छे क्वेश्चन पर हमारा कमांड कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा का है, 12x³ + 7x² + 15x - 12 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर किस पे लगा हुआ है सर, इस पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के साथ, सर इनको बोलते हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ कौन सी होती हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे x y z ये सब चर राशियाँ होती हैं। अचर राशियाँ कौन सी होती हैं, जो संख्याओं में होती हैं, 10 12 15 ये फिक्स होती हैं। जैसे 10 का मान दुनिया में 10 ही होता है, कहीं जाके ऐसा नहीं है कि 12 हो जाए, 10 10 रहेगा। तो x के साथ में जो भी नंबर का गुणा हो रहा है ये इसका गुणांक है या कोफिशिएंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप बोलोगे 7। अगर मैं आपसे पूछ लेता x का गुणांक कितना है तो आप जवाब दो, x के साथ में किसका गुणा हो रहा है 15 का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x³ का गुणांक कितना है, सर x³ के साथ किस नंबर का गुणा हो रहा है 12 का, तो ये 12 होता। फिलहाल उत्तर हमारा ये 7 होगा। उत्तर कितना होगा 7 होगा। मैंने आपको ये बताया कि गुणांक निकालते कैसे हैं। गुणांक का मतलब क्या होता है, जिस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कोफिशिएंट या गुणांक है। और ये एमपी पुलिस में पूछा गया था। 100 मीटर ऊंचाई के एक मीनार से एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार और बिंदु के मध्य की दूरी क्या होगी। सर सवाल में ये पूछा जा रहा है, ये आपको जानकारी दी है, मैंने एक त्रिभुज बना ली, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है। वो कह रहा है ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर, और ये मीनार की ऊंचाई 100 मीटर ऊंचाई के एक मीनार से एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री का, यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का।
तो कह रहा है मीनार और बिंदु के मध्य, ये बिंदु यहाँ है, ये मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी, ये बताना है, मतलब x का मान आपको बताना है। तो मैंने कहा टेन थीटा लगाओ यहाँ पर, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना, ये वाला एंगल रखते हैं, तो मैंने कहा टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है 100 और आधार कितना है x। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 100 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इधर जाएगा और √3 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100 रूट कितना बन जाएगा, मुझे x का ही मान निकालना था, तो x का मान कितना आ जाएगा 100√3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, बोले यदि एक द्विघात बहुपद का विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना है, d इज ग्रेटर देन 0, तो द्विघात कैसा होगा। देखो सर विविक्तिकर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। तीन कंडीशन होती हैं सर। d का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो मूल होते हैं वो असमान और वास्तविक होते हैं, और अगर d लेस देन 0 होता है तो इसके जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, यानी इमेजिनरी होते हैं, और d का मान अगर 0 के बराबर होता है तो इसके मूल बराबर और वास्तविक होते हैं, यानी इक्वल और रियल होते हैं। तो हमसे क्या बोला गया था कि d का मान 0 से बड़ा हो तो क्या बनेगा, सर d का मान 0 से बड़ा हो तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। ऐसा किस ऑप्शन में है, वास्तविक और असमान ऑप्शन बी में है। वास्तविक भी हैं और असमान होंगे, मतलब वो बराबर नहीं होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन रियल होंगे। आखिरी सवाल, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो 3 सिक्कों को उछालने पर हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल परिणाम कितने होंगे, मतलब टोटल सिक्कों को उछाल के कितने परिणाम आ सकते हैं। तो जब भी सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 करना, और 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 कर देना। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। ये क्या है, टोटल परिणाम है। ये टोटल परिणाम लिखाना सिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक सिक्के पर क्या होता है, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है, तो मैं इसको 8 बार लिखूंगा कैसे, 8 कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। तो आप क्या करें, 4 बार H लिख लेना और 4 बार T लिख देना, फिर 2 बार H लिख लेना, 2 बार T लिख देना, 2 बार H लिखना, 2 बार T लिख देना। इसके बाद में आप क्या करना, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्ट 2, ठीक 2 हेड आने की, ठीक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैंने कहा सर ठीक 2 हेड इसमें हैं, 2 हेड इसमें भी हैं, 2 हेड इसमें भी हैं, और कहीं 2 H नहीं है। केवल 3 ऐसी व्यवस्थाएं जिनमें 2 H हैं, 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें 2 H हैं। और ये टोटल कितने हैं सर, ये टोटल कितने हैं सर, टोटल तो ये 8 हैं, तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में है। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत परेशानी। चले दोस्तों, ये आज सीरीज 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले एडवांस की मैं एक सीरीज और ला चुका हूँ, पहला लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ और उसको देखिए, और लेक्चर के बाद में कमेंट करना ना भूलें, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको इसी प्रकार की डेली 2 लेक्चर मिलने वाले हैं, एक अरिथमेटिक का मिलेगा, एक एडवांस का मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद मैं आपको पूरे टॉपिक भी कराऊंगा। बाकी की आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आप किस प्रकार से क्या चाहते हैं, वो मैं वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।